गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में मैंने यूनिट्स के बारे में सारा चीज़ क्लियर कर दिया था। ठीक है, 7 बेसिक टाइप के यूनिट बताए थे और उसके साथ 2 और यूनिट बताए थे, ठीक है, जो कि रेडियन, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए रेडियन और स्टेरेडियन था। तो बहुत सारे बच्चों ने, मैंने जो यहाँ पे पिछली बार बताया था, ठीक है, कि जो इस तरीके का जो होता है, ये जैसे मान लो कोई हम आर्क ले रहे हैं, ये मान लो कि एक सर्कल का है, ठीक है, ये सर्कल का हम एक आर्क ले रहे हैं और उसके द्वारा जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया गया है वो हम मान लेते हैं कि थीटा है और ये क्या है, उसका रेडियस है। क्लियर? ये क्या है, रेडियस है। उसी चीज को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कैसे होता है ये चीज, ठीक। और ये जो है, ये हमारा आर्क है, इसका हम नाम दे देते हैं, एस नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, एस पी टी कुछ भी नाम दे देते हैं, ठीक। तो ये इसका जो रिलेशन होता है आर थीटा इक्वल टू एस, ये कैसे होता है और ये कहाँ से आया, ये चीज हम सीखेंगे अभी। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है, तो जहाँ भी मैथमेटिक्स के पोर्शन में तुम लोगों को दिक्कत होगा, जो फिजिक्स में वर्क करता है, ठीक है, तो वो मैं सारा चीज तुम्हें बताऊंगा। अब तुम्हें एक चीज ध्यान देना होगा, जैसे मान लो कि ये जो है थीटा, बहुत, ये मैंने एक कंडीशन भी लगाया था कि व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, ये कंडीशन भी हमारा साथ में था। अब देखो, जैसे मान लो कि एक हम और आर्क लेते हैं, ठीक है, एक आर्क लेते हैं ये इस तरीके से, और रेडियस जो है ना हमारा बहुत ही बड़ा है, रेडियस जो है वो बहुत ही बड़ा है, यानी कि ये बहुत ही बड़े सर्कल से ये जो सेगमेंट है ना, इसको कट किया गया, ये एरिया जो है बहुत ही बड़े सर्कल का है, ठीक है। देख लो ये सर्कल जो है ये कितना बड़ा, बहुत बड़ा सर्कल होगा, ठीक। तो इतना बड़ा लेने का मेरा मकसद क्या है, इसके पीछे ध्यान रखो। जब इतना बड़ा हम लेंगे ना, तो ये अगर थीटा जो है छोटा रहेगा अगर, तो ये जो है ना लगभग हम स्ट्रेट लाइन इसको मान के चल सकते हैं, ठीक है, लगभग हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन मान के चल सकते हैं, ठीक है, इसको हम स्ट्रेट लाइन मान के चल सकते हैं, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे एक और हम अप्रोक्सीमेशन इसमें करने वाले हैं। वो क्या है कि हम इसको क्या किए, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट हम इसको मान लिए, ठीक है, इसको हम क्या किए, अप्रोक्सीमेटली हम इसको स्ट्रेट मान लिए, ठीक। अगर हम देखेंगे, अगर ये अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट है, ठीक है, जो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, तो ये जो है आर, ठीक है, ये जो है ये भी क्या है, ये भी आर है और ये भी आर है, रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे ही हम इसको हल्का सा स्ट्रेट करेंगे तो ये जो आर होगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये जो आर होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा, जैसे मान लो पहले ये था, अब हम स्ट्रेट कर दिए इस तरीके से, तो ये जो होगा आर वो बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको ना एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह इसको हम ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पे तुम देखोगे, जैसे मान लो ये एस है और ये क्या है हमारा आर है, तो यहाँ पे हम tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस अपॉन आर, ठीक। अब देखो ये जो है ना, ये वाला जो है आर से कुछ ज्यादा बड़ा है, ठीक है, आर प्लस हल्का सा, मतलब कुछ ज्यादा बड़ा होगा, तो आर प्लस डी आर हम इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, वो अप्रोक्सीमेशन हम बता देंगे कि वो कैसे आया, किस तरीके से आया, ठीक। अब तुम्हें एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो जो tan थीटा का वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली जो होता है वो थीटा के बराबर होता है, लेकिन किस में होता है, रेडियन में, ठीक है। ये थीटा यहाँ पे क्या है, इसके ये हम यहाँ पे डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, रेडियन में होता है, ठीक है। tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कब, जब ये थीटा बहुत ही स्मॉल रहे,
इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि हम जो डिग्री को हम कैसे रेडियन में चेंज करते हैं। डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज करते हैं, तो तुम्हें पता होगा 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। तो ये हम डिग्री में लिख रहे हैं, डिग्री में लिख रहे हैं, और ये जो है हम रेडियन में लिख रहे हैं। ये रिलेशन जो है ना हमें पता होना चाहिए, ठीक। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 360 रेडियन, ठीक है। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो जैसे मान लो 5 डिग्री का हमें रेडियन में निकालना है, 10 डिग्री का रेडियन में हमें निकालना है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये कौन सा मेथड है, यूनिटरी मेथड है। ये मेथड ऐसा है जिसमें बोलते हैं ना कि 5 रुपए का 5 आम तो 10 रुपए में कितना आम, तो ये चीज़ निकाल देते। तो सेम उसी तरीके से हमें यहाँ भी निकालना है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 5 डिग्री का, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेते हैं 5 डिग्री का, तो हम यहाँ पे डालते हैं 10 5 डिग्री, ठीक। हम इसमें ये डालते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, कैलकुलेटर में तुम डालोगे डिग्री डालोगे तो भी आंसर आ जाता है, इसके अंदर में रेडियन डालोगे तो भी आंसर आ जाता है। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हम यहाँ पे क्या किए, तुम कैलकुलेटर उठाओगे मोबाइल फोन में और वहाँ पे 10 5 डिग्री कैलकुलेट करोगे, ठीक। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 5 डिग्री इन रेडियन होना चाहिए, 5 डिग्री इन रेडियन होना चाहिए। हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि रेडियन में 5 डिग्री का वैल्यू जो है वो कितना आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि 1 डिग्री का जो है वो कितना है, 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 डिग्री है। तो 5 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 इंटू 5, ये हो जाएगा ना। और ये हमारा डिग्री में और ये क्या हो जाएगा, रेडियन में है। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट करके तुम्हारा जो वैल्यू आता है वो आता है 0.087 के करीब में आता है, ठीक। 0.087 के करीब में आता है। और भी है, इसके आगे भी और आता है, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे जो है इसको हम इतना मान के चले हैं, ठीक। अब देखो 10 5 डिग्री का तुम वैल्यू जब निकालोगे ना कैलकुलेटर से तो आएगा कितना, 0.0873, और भी आगे आएगा। और ये लगभग कितना हो जाएगा, तो देखो उसके बराबर 0.087 के बराबर है, ठीक। तो ये जो है ना स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में tan थीटा इक्वल टू थीटा रेडियन हम ले सकते हैं, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू थीटा इन रेडियन हम ले सकते हैं। तो इसी को कहते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। और इसी वजह से मैंने कल भी तुम्हें ये बताया था कि जब थीटा स्मॉल होगा तभी हम आर थीटा इक्वल टू एस हम लेंगे। कल हमने ये बताया था, कल जो मैंने लिखा था उसमें डी थीटा लिखा था, यानी कि बहुत ही स्मॉल थीटा, डी एस लिखा था, और ये जो है ये रिलेशन मैंने बताया था। डी एस का मतलब क्या हुआ, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है, या फिर स्मॉल डिस्टेंस, ये वाला हम बता रहे हैं। अब तुम देखोगे इतना तो तुम्हें क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू एस आर, और जो है यहाँ पे क्या होगा, एस इक्वल टू आर थीटा। समझ में आया ये कहाँ से आया, किस तरीके से आया। जब इसके आगे इसी चैप्टर में हम और भी चीज़ें बताने वाले हैं, एरर वेरर के बारे में जब पढ़ाएंगे ना, तो उस समय भी ये बहुत ही काम का चीज़ है, ठीक है। क्यों हम ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम तो ये बोले ना कि व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल तो tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इन रेडियन हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे ना तो एग्जैक्टली क्या होता है, वो बराबर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 0.87 आया और उसमें भी 0.87 आया यहाँ भी, और यहाँ भी 0.87 आया, लेकिन इसके बाद का हो सकता है वेरी करे। लेकिन हम क्यों इसको बराबर मान लेते हैं, आखिर क्या कारण है कि हम इसको बराबर मान लेते हैं, तो वो जब एरर हम पढ़ा देंगे तो उस वक्त वो चीज़ तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो जिसको नोट डाउन करना होगा वो नोट डाउन कर लो, लेकिन ये कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं, ठीक। अब देखो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जब भी लेंथ को हम मेज़र करते हैं ना तो उस समय हम ये जो भी चीज़ है इसको हम यूज़ करते हैं।
और तुम्हें पता है कि ये थीटा जो है वो रेडियन में था, हम ये पिछली बार भी बताए थे कि यहाँ पे क्या था, डी थीटा इक्वल टू डी एस अपॉन आर, और इसका यूनिट जो है वो क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है, और इसको हम रेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज क्लियर हो गया। अब देखो किताब तुम लोग खोल लो, जो भी 11th का किताब है उसको ओपन कर लो, और मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, उसको तुम ध्यान से देखना, ठीक है। अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स तुम ओपन करोगे, ठीक है, किताब में जो लास्ट में है, ठीक है, पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर 208 पे, ठीक है, 208 पे तुम देखोगे। देखो अभी तक बेस यूनिट के बारे में पढ़े थे ना, जो भी फंडामेंटल यूनिट्स होता है। अब तुम डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में मैं बस समझा दे रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ना उसमें से तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। तो अपेंडिक्स जो है पेज नंबर 208 पे एनसीईआरटी, ठीक है, किसी का देखो जिसका नया और पुराना एनसीईआरटी होगा तो हो सकता है कि वेरी भी करे पेज, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस से हटाए जा चुके हैं, ठीक है, तो 1-2 पेज का अंतर हो सकता है। तो अपेंडिक्स नंबर जो है वो A6, ठीक है, उसको ओपन करो और मैं तुम्हें बताता हूँ डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में। डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। देखो इसमें ना, इसमें से तुम्हें कोई भी चीज जो है ना वो याद नहीं करना है, तुमको मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे अपने आप ये सारा जो है वो तुम्हारे दिमाग में बैठता जाएगा, कुछ भी चीज जो है उसे याद नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी चीज याद नहीं करना है, ठीक। तो जैसे अपेंडिक्स जो है A6, ठीक है, इसमें तुम देखोगे कि सम A6.1 सम SI derived units expressed in SI based unit, ठीक है। देखो इसमें जो है वो बात क्या कर रहे हैं, डेराइव्ड यूनिट्स की, डेराइव्ड जो यूनिट्स है उसकी बात कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस किया गया है SI बेस्ड यूनिट में, ठीक। तो जैसे हम एग्जांपल तुमको देते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी जो है ये क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एरिया जो है वो क्या है, पहला देख लो, वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। अब इसका जो है SI यूनिट, ठीक है, इसका SI यूनिट में अगर हम देखेंगे, बेस यूनिट में देखेंगे तो स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। उसी तरीके से वॉल्यूम क्या है, स्पीड और वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो डेराइव्ड यूनिट्स में क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर क्यूब, ये सब क्या हो जाएगा, डेराइव्ड यूनिट्स में आ जाएगा, समझे। लेकिन हम इसको स्पेशल, इसका जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका स्पेशल नाम क्या है, स्पीड या वेलोसिटी, इसका क्या है, एरिया है, और इसका क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। तो उसी तरीके से एक बार तुम लोग देख लोगे, और जो तुम्हें पहले से पता होगा उसको बस टिक मार देना कि ये चीज हमें पहले से पता है। याद करने की जरूरत नहीं है कि तुम यहाँ पे वेव नंबर का ये सब चीज याद करो, ये धीरे धीरे जैसे जैसे फिजिक्स तुम पूरा पढ़ते जाओगे ना तो अपने आप ये सारा चीज याद हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जो दूसरा अपेंडिक्स है A6.2, ठीक है, A6.2, उसमें तुम देखोगे SI डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, विद स्पेशल नेम, SI डेराइव्ड यूनिट्स विद स्पेशल नेम, जैसे फोर्स, ठीक है, फोर्स जो है, ठीक है, फोर्स का क्या होता है, हमारा फोर्स का जो है यूनिट होता है न्यूटन, हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसको N से हम डिनोट करते हैं, क्लियर। लेकिन अगर हम SI बेस यूनिट में देखें, बेस यूनिट में देखें, देखो जो भी डेराइव्ड यूनिट्स होता है वो क्या होता है, वो मिल के बना हुआ रहता है ना, बेस यूनिट का कॉम्बिनेशन ही रहता है। तो SI बेस यूनिट में देखेंगे तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कहेंगे 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये डेराइव्ड यूनिट है, और ये भी क्या है, डेराइव्ड यूनिट है, लेकिन हम इसको राइट किस टर्म में कर रहे हैं, तो SI बेस यूनिट के टर्म में हम इसको राइट कर रहे हैं, क्लियर। तो इसमें भी तुम्हें जो चीज पता है वो चीज टिक मार देना, जो चीज नहीं पता है वो चीज छोड़ देना,
जो चीज़ तुम्हें पता है उसी को तुम्हें ध्यान देना है, याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि तुमको ये सारा डेटा याद हो जाए, समझे। वो धीरे धीरे अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा। हाँ, पेपर में आता है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुए 11th के, ठीक है, तो उस पेपर में आ सकता है। तो उसके लिए मैं तुम्हें बता दूंगा कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें याद करना है। अब देखो सेम उसी तरीके से अपेंडिक्स जो है A6.3 देखो, इसमें है सम एसआई डेराइव्ड यूनिट्स एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ एसआई यूनिट विद स्पेशल नेम। अब इसमें जो है ना स्पेशल नेम दे दिया गया, जो डिराइव्ड यूनिट्स है उसका स्पेशल नेम दे दिया गया है। तो शायद तुम लोग अभी कोई इसमें से जानते नहीं होगे, जैसे मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ये सारा चीज अभी कुछ नहीं जानते होगे, तो धीरे धीरे आगे भी पढ़ोगे। तो देखो इसको भी क्या है, एसआई बेस्ड यूनिट के टर्म्स में इसको भी राइट डाउन किया गया है इस टेबल में, ठीक है, इसको भी राइट डाउन किया गया है इस टेबल में, ठीक है। अब तुम खोलो अपेंडिक्स A2, ठीक है, अपेंडिक्स जो है A2 तुम ओपन करो। तो अपेंडिक्स A2 में तुम देखोगे, अपेंडिक्स A2 में तुम देखोगे कि कॉमन एसआई प्रीफिक्स एंड सिंबल्स फॉर मल्टीप्लायर्स एंड सब मल्टीप्लायर्स, ठीक है। इसमें क्या दिखाया गया है, ठीक, जैसे मान लो कि ग्राम होता है, ठीक है, तो उसके आगे हम किलो लगाते हैं, ठीक है। तो किलो लगाने का मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम में हम क्या किए, 1 ग्राम में हम 1000 से मल्टीप्लाई किए, और इसी को हम क्या कहते हैं 1 kg कहते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं 1 kg कहते हैं। तो उसी तरीके से इसमें देखो, जैसे एक्सा हुआ, पेटा हुआ, टेरा हुआ, गीगा का मतलब क्या हुआ 10 टू पावर 9, ठीक है, मेगा का मतलब क्या हुआ 10 टू पावर 6, किलो का मतलब क्या हुआ 10 टू पावर 3, हेक्टो का मतलब क्या हुआ 10 टू पावर 2, डेगा का मतलब क्या हुआ 10 हुआ। उसी तरीके से फर्मी का मतलब क्या हुआ, सॉरी फेम्टो का मतलब क्या हुआ 10 टू पावर -15, पीको का मतलब क्या हुआ 10 टू पावर -12, नैनो का मतलब क्या हुआ 10 टू पावर -9। तो ये भी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चंस में ये सब आएगा तो अपने आप धीरे धीरे तुम सीख जाओगे, ठीक। अब थोड़ा सा टेबल नंबर 2.2 खोलो, ठीक है, ओपन करो 2.2, ठीक है, पेज नंबर 18 पे ही दे रखा है, टेबल नंबर 2.2 पेज नंबर 18 पे। तो इसमें तुम देखो ना, सम यूनिट्स रिटेन्ड फॉर जनरल यूज, यानी कि कुछ ऐसा यूनिट है ना जिसको हम जनरल यूज में लाते हैं, जैसे कि जैसे कि तुम्हारा हुआ मिनट, आवर, ठीक है, उसी तरीके से मिनट आवर हुआ, डे हो गया, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना 3 दिन में, 4 दिन में, तो 3 days 4 days, इस तरीके से। ईयर हो गया, ठीक है, 1 ईयर, ठीक है, 2 ईयर, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो ये भी क्या है, ये जो मिनट है, आवर है, डे है, ईयर है, और जैसे ईयर हो जाएगा फिर से तुम्हारा ये डेकेड हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा, इस तरीके से ये सब किसका यूनिट हो जाएगा, तो टाइम का यूनिट है, जो कि हम जनरल यूज में लाते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं, तो देखो अगर मान लो कि तुमको 10 दिन के जो टाइम पीरियड को अगर तुम सेकंड में बताओगे ना, तो वो तुम्हें बहुत बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के आधार पे, जैसे दिन, 1 साल, 10 साल, इस तरीके से, या फिर 2 दिन, ठीक है, 24 घंटे, इस तरीके से हम उसको यूज कर लेते हैं। क्लियर हुआ इतना। अब देखो जब भी मन ना लगे तो यही सब अपेंडिक्स जो है ना ओपन करके देखना। लॉकडाउन में वैसे करोगे भी क्या। अब देखो हम आगे बढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होता है ना, लेंथ हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मान लो कि इसका लेंथ हमारा ये है,
अगर हम साइड से करें तो इसका लेंथ ये हो जाएगा। ये तो ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी जो भी चीज़ हम देख रहे हैं उसका लेंथ मेज़र हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेज़रमेंट, मैंने पहले तुम्हें बताया कि मेज़रमेंट होता क्या है। मेज़रमेंट, ठीक है। तो किसी, जैसे मान लो कि इसका हम मेज़रमेंट करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किसके, लेंथ के यूनिट से हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके बताएंगे कि उसके हिसाब से इसका लेंथ क्या है, समझे, उसके हिसाब से इसका लेंथ क्या है। अब देखो, लेंथ को मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है, एक स्टैंडर्ड चुना गया और जिस स्टैंडर्ड का नाम हम बोलते हैं मीटर स्केल, ठीक है, मीटर स्केल। अब ये मीटर स्केल पाया कहाँ जाता है, तो ये मीटर जो स्केल है, तुम कपड़े के दुकान में जाओगे ना तो वहाँ पे कपड़ा नापते समय एक बड़ा सा सरिया जैसा होता है, ठीक है, वो स्टील का होता है, चमकदार होता है, तो वो होता है हमारा मीटर स्केल। वैसे तुम लोकल दुकान पे जाओगे तो जैसे वायर तुमको कट करके देना है तो वो किसी दूसरे चीज़ से नाप के दे देता है, ठीक है, दूसरे चीज़ से नाप के दे देता है। जैसे मान लो, हो सकता है कि वो स्टैंडर्ड नहीं भी हो, तुम उससे पूछने भी नहीं चाहते हो कि ये 1 मीटर है या नहीं है। अगर वही मीटर स्केल रहता तो वहाँ पे तुम्हारे सामने नाप के देगा, तो क्या होगा कि तुमको पता चलेगा कि हाँ ये मीटर स्केल है, ये स्टैंडर्ड है, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया है, इसको माना गया है कि हाँ ये मीटर है, स्केल है, ठीक है। तो तुम उसको, उससे तुम ले लोगे। अब देखो, जैसे मान लो कि 1-2 मीटर का वायर होता है अगर, तो उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होता है, चलो थोड़ा सा छोटा दे दिया, थोड़ा सा बड़ा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसी चीज़ को तुम बल्क में खरीदने जाओगे ना, जैसे मान लो कि एक ही बार 50,000 मीटर लेना है तुम्हें, ठीक, और वायर का जो कीमत है, 1 मीटर वायर का जो कीमत है वो तुम्हारा है 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये है। और उसमें से अगर छोटा दिया, जैसे 1 मीटर का मतलब क्या हुआ, 100 सेंटीमीटर हुआ, तो 100 सेंटीमीटर का जो दाम है वो कितना है, 10 रुपये है। तो 1 सेंटीमीटर का दाम कितना हो जाएगा, तो 10/100 RS हो जाएगा। अब मान लो कि तुमको 50,000 मीटर तार लेना है, 50,000 मीटर तार लेना है, और सब में से 1-1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बहुत ही छोटा होता है, ठीक, बहुत ही छोटा होता है। अगर 1 सेंटीमीटर भी तुमको घटा के, जैसे जिससे वो मेजर कर रहा है वो बंदा, उसका क्या है, उसका जो मीटर स्केल वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो क्या है, 1 सेंटीमीटर छोटा है। तो 1 सेंटीमीटर छोटा है तो टोटल हमारा कितना कम हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर, तो हमारा ये 1 सेंटीमीटर इंटू 50, सॉरी ये 5,000 है ना, 50,000, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इंटू 5,000 सेंटीमीटर, जो हमारा लेंथ जो है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। ये इतना लेंथ हमारा, इतना सेंटीमीटर जो लेंथ होगा ना वो हमें कम मिलेगा, वो मेजर करके देगा तो कम मिलेगा, लेकिन हम पैसा तो पे कर रहे हैं ना सबका, तो हमें नुकसान कितना हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर का इतना रुपए दाम है, तो 50,000 सेंटीमीटर का कितना होगा, तो 10/100 इंटू 50,000, यानी कि इतना दाम, कितना का नुकसान हो गया, 5,000 रुपये का हमें नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से जो मेजरमेंट होता है ना, किसी हमें, अब जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहिए तो मेजरमेंट हमें अच्छे से देख के, करवा के, ठीक है, अच्छे से मेजर करवा के ही हमें लेना चाहिए, ठीक है। कई कई जगह होता है कि कपड़े की दुकान में मीटर के लिए 1 सेंटीमीटर काट देते हैं। अब मान लो कपड़ा का जो है 50,000 मीटर अगर बेच रहा है, 1 महीने भी अगर बेच रहा है, तो 5,000 का तो उसका फायदा हो जाएगा ना अपने आप। 5,000 मतलब उतना कम पैसे का कपड़ा वो दिया भी नहीं और तुम पैसा भी दे के चलेगा, ठीक है। तो इसी के लिए ना कई जगह गवर्नमेंट पे पॉलिसी बना हुआ रहता है, गवर्नमेंट जो है कई संस्थान ऐसे बनाई रहती है जो कि हर जगह मेजरमेंट वाला जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे किलोग्राम हुआ, मीटर स्केल हुआ, ये सारे चीज़ को क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक। तो हम मेजर करते हैं, ठीक है, मीटर स्केल से, ठीक है। तो देखो 2 मेथड होता है, ठीक है, लेंथ को मेजर करने का 2 मेथड होता है। पहला होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और सेकंड होता है इनडायरेक्ट मेथड।
ठीक है। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में ये होता है कि डायरेक्ट मेथड में ना हम मीटर स्केल का या फिर कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में ना हम कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते हैं। यहाँ से अगर सूरज के बीच का अगर डिस्टेंस नापना हो तो तुम मीटर स्केल से नहीं नाप सकते हो, तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक, बहुत ही छोटा एटम का साइज अगर नापना हो तो उसके लिए तुम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आगे क्लास में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड क्या है और इनडायरेक्ट मेथड क्या है। ठीक, इसके अंदर में पैरालैक्स मेथड आता है और सारा भी मेथड आता है। ठीक है, तो वो देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू।